देखिए, हम बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि की। इसको हमने पहले भी एक बार समझा हुआ है कि कभी भी जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, यानी कि जब हम कभी अभिक्रिया कोई करते हैं, तो अभिक्रिया हम समीकरण समझते हैं क्या होता है ना। तो किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। लेकिन बात करेंगे कि हम समीकरण लिखें कैसे, है ना। मैं पहले भी आपको बता दिया हूं कि जब कभी भी आप समीकरण लिखोगे, अगर कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसको शॉर्टकट में लिखने का प्रोसेस क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। यानी कि किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप हम क्या कहते हैं? उसे हम समीकरण कहते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। जब कभी भी आप रासायनिक समीकरण लिखोगे तो आप उसे आणविक रूप में लिखोगे। आणविक रूप का मतलब क्या है? हमेशा समीकरण को क्या करना है? आणविक रूप में लिखना है। आणविक रूप समझ लो क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी कोई समीकरण, सपोज दैट मान लेते हैं हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं H2+O एरो H2O, समझ रहे हैं। आणविक रूप का मतलब हमेशा उनके अणुओं की संख्या के साथ उन्हें लिखेंगे। हम उन्हें हिंदी में नहीं लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे यहाँ क्या? हाइड्रोजन। दूसरी भाषा में मैं समझा रहा हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो, उसके बाद क्या लिखेंगे? पानी। ये भी तो संक्षिप्त रूप ही हो रहा है। होने को तो ये भी संक्षिप्त रूप है। हम जानते हैं किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। लेकिन समीकरण लिखने के कुछ रूल होते हैं भाई, कुछ तरीका होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो पहला तरीका क्या है कि समीकरण को हमेशा, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसे हम कैसे लिखेंगे? आणविक रूप में लिखेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या याद होना चाहिए? तो जो आप देखिए, आप जानते हैं कि अभिक्रिया, ये बाएं पक्ष वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिकारक। जबकि तीर के बाद वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्पाद। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि जब हम समीकरण लिखेंगे तो हम उसे आणविक रूप में लिखेंगे। आणविक रूप का मतलब उसके अणुओं की संख्या के साथ। तो अब हमें याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। क्या होता है? H होता है। अब देखो यहां आप कहेंगे ये 2 कैसे आया? तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक परमाणुक हैं, कुछ ऐसे हैं जो द्विपरमाणुक हैं। तो जिसमें जैसे हाइड्रोजन आपका हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी द्विपरमाणुक हैं। इनको जब कभी भी आप लिखेंगे इनके 2 अणुओं के साथ लिखा जाता है हमेशा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जब कभी भी आप कोई रासायनिक समीकरण लिखें तो उसे आणविक रूप में लिखें। ना केवल अभिकारक को बल्कि आपको उत्पाद को भी कैसे लिखना है? आणविक रूप में। ऐसा नहीं करना है कि H2 लिख दिया प्लस O कर दिया, एरो करके यहां पानी लिख दिया। समझे कि नहीं बात? तो जब कभी भी कोई भी समीकरण लिखे तो हमेशा उसे कैसे लिखे? आणविक रूप में। लेकिन उसके लिए आपको अभिकारक और उत्पाद दोनों का संकेत याद होना चाहिए, उनका आणविक रूप याद होना चाहिए, तभी आप इसको लिख पाओगे। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया ना, अणु 2 तरीके के, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक परमाणु होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो द्विपरमाणु, मतलब जिनमें 2 परमाणु पाए जाते हैं। तो वो आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अगले बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसको हमने पहले भी समझा हुआ था। ठीक है। कभी भी कोई रिएक्शन जब समीकरण हम लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ होते हैं एक परमाणु, कुछ होते हैं द्विपरमाणु। तो एक परमाणु द्विपरमाणु मैं यही लिख देता हूं, एक परमाणु और दूसरा द्विपरमाणु। दिमाग में इसे रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रूल। और दूसरा है क्या करना है? उनका आणविक रूप तो हो गया। दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है? उनका अणु सूत्र लिखना है। जैसे पानी का फार्मूला क्या होता है? पानी का फार्मूला H2O। तो पानी जहां कहीं भी लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड जहां कहीं लिखी जाएगी CO2।
समझ रहे हैं? अमोनिया जहां कहीं भी लिखी जाएगी NH3। कब? जब आप रासायनिक समीकरण लिख रहे हो तो। समझे कि नहीं समझे? पहला पॉइंट, उसे आणविक रूप में लिखेंगे और हमेशा अभिकारक और उत्पाद के अणुसूत्र हमें याद होने चाहिए। जैसे पानी कैसे बनेगा? पानी आप वातावरण में किसी भी स्रोत से लेके आओ, पानी आप किसी भी स्रोत से लेके आओ, उसका निर्माण जब कभी भी होगा, यानी पानी जब कभी भी बनेगा, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के मिलने के बाद हमेशा क्या बनेगा? पानी बनेगा। या फिर यूं कहें, आप पानी किसी भी स्रोत से लेके आते हो, किसी भी जगह से पानी आप लेके आते हो, जो पानी आपका होगा उसका जो अणुसूत्र होगा, उसमें जो अणुओं की व्यवस्था होगी वो हमेशा हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1 अणु होंगे। ये हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। अब बात करेंगे मूल ढांचा। मूल ढांचा का मतलब जो समीकरण हम लिखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या हमें समझनी है। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले याद रखना कि हमेशा अभिकारक को कहाँ लिखेंगे? अभिकारक को हमेशा किस साइड में लिखेंगे? बाएं साइड। अभिकारक सदैव कहाँ होगा? बाएं साइड में, यानी कि बाएं दिशा में होगा। ठीक है। अगर हम कभी भी 2 अभिकारक का इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी अभिक्रिया में आपको 2 अभिकारक दिखते हैं तो पहले अभिकारक और दूसरे अभिकारक के बीच में हम क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं। ये दूसरा रूल। मतलब अभिकारक को हमेशा अभिक्रिया के बाएं साइड, बाएं पक्ष में लिखा जाना चाहिए। और अगर आप 2 से ज़्यादा अभिकारक या अगर 2 अभिकारक हैं तो उनके बीच में हम क्या करेंगे? धन का चिन्ह लगाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ अभिकारक कितने हैं? 2। हाइड्रोजन भी अभिकारक है, ऑक्सीजन भी अभिकारक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या लगा हुआ है? धन का चिन्ह लगा हुआ है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कि अभिकारक और उत्पाद को अलग करेंगे। कैसे? है ना? अभिकारक या फिर यूं कहें, अभिक्रिया को हम किससे दर्शाएंगे? अभिक्रिया को हम किससे दर्शाएंगे? तीर से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? तीर से दर्शाएंगे। समझो, अगर कभी भी अभिक्रिया हो रही है, आपने उत्पाद लिख दिया, अब क्या होगी? इसके बाद अभिक्रिया होगी, तो ये जो तीर का निशान है ये क्या बताता है कि क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। समझे? अब बचा आपका क्या? उत्पाद। तो उत्पाद को हमेशा कहाँ लिखेंगे? दाएं साइड लिखेंगे। उत्पाद कहाँ लिखा जाएगा? दाएं साइड में लिखा जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभिकारक सदैव बाएं दिशा में लिखा जाएगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद हैं तो उनके बीच में हम धन का चिन्ह लगाएंगे और अभिक्रिया को हमेशा हम तीर से दर्शाते हैं। किसी भी समीकरण में अगर ये तीर का निशान आपको दिखे तो कभी भी कोई पूछेगा तो ये तीर का निशान किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? तो ये जो तीर का निशान है ये बता रहा है कि क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझे? अब उत्पाद बचा। उत्पाद, तो उत्पाद को हमेशा हम कहाँ लिखेंगे? दाएं साइड में लिखेंगे, दाएं दिशा में लिखेंगे। अब एक पॉइंट आगे समझो। अभिक्रिया 2 तरीके की होगी। अब आपको इस तीर के निशान के अलावा 2 निशान और मिलने वाले हैं, है ना? ऐसे ही समझ लो। अगर एक तीर है, ऐसे एक ही तीर है, तो यह चीज़ क्या बता रही है? यहाँ लिख रहा हूँ, ये बता रही है कि ये अभिक्रिया कैसी है ना? देखिए, एक होता है उत्क्रमणीय और दूसरा, यही लिख दे रहा हूँ, दूसरी होती है क्या? अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय के बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है पहले भी। अब देखो, यहाँ देखो, जैसे दिया है H2 + O एरो,
H2O। अभी समझो ये कैसी अभिक्रिया है, ये उत्क्रमणीय होगी या फिर अनुत्क्रमणीय होगी। तो याद रखना, जब कोई तत्व, जब कोई पदार्थ, जब कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अभी क्या समझ रहे हो? जैसे मान लो पानी है, जैसे यहाँ समझो बर्फ है, बर्फ को हमने क्या किया? गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। क्या प्राप्त हुआ? पानी प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखो हमने क्या किया था? गर्म किया था। अभी इस पानी को क्या कर देना है? ठंडा कर देंगे। क्या प्राप्त होगा? बर्फ प्राप्त होगा। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ प्रारंभिक अवस्था को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय बोलेंगे। तो बर्फ का पिघलना और फिर बर्फ का, पानी का क्या बनना? बर्फ बनना कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय है। क्योंकि अब देखो उत्क्रमणीय को दर्शाते कैसे हैं? हाफ, आधा तीर है ना, हाफ एरो ऐसे, और इसके बाद फिर आधा इधर से, यानी कि इधर से जब अभिक्रिया होगी तो हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ, बाद में उत्पाद फिर अपने प्रारंभिक रूप यानी कि वो अभिकारक जैसा फिर बन जाएगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो ये क्या है? उत्क्रमणीय है। अब दूसरा समझ लो, दूध है। क्या है? दूध है। अभी ये क्या बन गई? दही बन गई। अब बताओ भाई, दूध से दही तो बना, क्या दही से दूध बनेगा? किसी विधि से बनेगा, छानने, बीनने, उसानने, निथारने, हाँ, गर्म करने, ठंडा करने, किसी विधि से ये बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि क्या है? ये क्या होगी? अनुत्क्रमणीय। एक बार जो पदार्थ बन गया वो दोबारा फिर अगर नहीं बन रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, यही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने समझा, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि और मूल ढांचा। आपको कभी भी ये बेसिक जानकारियां नहीं दी जाती हैं, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना, हमेशा समीकरण को किस रूप में लिखें? आणविक रूप में। हमेशा अभिकारक का अणुसूत्र, उत्पाद का अणुसूत्र आपको याद होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? और कौन सा तत्व एक परमाणुक है, कौन सा द्विपरमाणुक है, ये आपको याद होना चाहिए। बात करेंगे मूल ढांचा की, तो हमेशा अभिकारक को, ढांचा का मतलब भाई घर बनाएंगे तो पहले वो क्या बोलते हैं उसको? ढांचा बनवा लेते हैं ना, जैसे जिसको कहते हैं नींव, है ना। पहले भैया पूरे तरीके से नींव किसी चीज़ की डाल देते हैं, उसके बाद ना दीवार उठती है, कि पहले दीवार उठ जाती है फिर नींव डाली जाती है। पहले नींव, पहले बेस, है ना, पहले स्ट्रक्चर उसका बनाया जाता है। कोई भी काम किया जाता है तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आप अपनी किताब पे कवर चढ़ाते हो तो पहले नाप लेते हो कि कितना प्यारा, उसके बाद काटते हो। तो जो आप काट रहे हैं वो क्या हो रहा है? वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो उसका ढांचा है। तो समीकरण को लिखने से पहले उसका क्या बनाना पड़ेगा? हमें ढांचा बनाना पड़ेगा। उसमें क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाई जाएंगी, कौन कहाँ लगाई जाएगी, है ना, वो सारी जानकारियाँ किसके अंतर्गत आएगी? वो मूल ढांचे के अंतर्गत आएगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए बात करेंगे आगे समीकरण के प्रकार के बारे में। तो समीकरण तो हमने जान ही लिया, समीकरण लिखने की विधि हम समझ गए, समीकरण का ढांचा हम समझ गए। अब हम देखते हैं समीकरण हमें दो तरीके के मिलते हैं। आपकी बुक में दो तरीके के जो अलग अलग समीकरण हैं वो आपको दो तरीके से मिलते हैं। पहला समीकरण आपका होता है कंकाली समीकरण। क्या होता है? कंकाली समीकरण। क्या होता है कंकाली समीकरण? कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समीकरण कंकाली है और दूसरा कौन सा है आपका संतुलित समीकरण? दूसरा है आपका संतुलित समीकरण। ठीक है, एक एक समझते हैं। कंकाली समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें दोनों पक्षों, ऐसा समीकरण जिसमें दोनों पक्षों यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में अणुओं की संख्या है वो बराबर ना हो। ऐसा समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में अणुओं की संख्या क्या हो? बराबर ना हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कंकाली समीकरण। जबकि संतुलित समीकरण की बात करें,
संतुलित समीकरण की बात करें तो ऐसा समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में अभिकारक और उत्पाद दोनों में अणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक लंबा नहीं छोटा सा ले रहे हैं, चलो लंबा ही ले, CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 और ये एरो। क्योंकि देखो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये किसकी पहचान है? ये पहचान है अभिक्रिया की। जब कभी भी कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें हमें क्या क्या प्राप्त होने वाला है? हमें गैस प्राप्त होगी, वस्तु या अभिकारक की अवस्था में परिवर्तन होगा, एक नया पदार्थ ताप में परिवर्तन होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अवस्था में, ताप में, रंग में, है कि नहीं? और कुछ ना कुछ अवक्षेप प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ गैस जरूर मिलेगी। वो किसकी पहचान है? वो अभिक्रिया की पहचान है। तो देखो ध्यान से समझना कि क्या होता है समीकरण। तो हम जान ही गए कि भाई सब किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप समीकरण कहलाता है। साथ ही साथ समीकरण दो प्रकार का होता है, संतुलित समीकरण और कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण क्या होता है? अभी देखो ये कैसा समीकरण है, अब हमें पता करना हो कि ये कंकाली है या फिर संतुलित है। तो कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है याद रखना, आगे जब मैं आपको संतुलित करना बताऊंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब दो तत्व एक साथ होते हैं तो उन्हें हम क्या, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। याद रखना, अगर चिन्ह उसके बीच में हो गया तो वो दो अलग अलग अभिकारक है। अभी मैंने आपको ढांचा में बताया है कि नहीं? अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों एक साथ, तो दोनों को एक कोष्ठक में कर लो, सामने उनके अणुओं की संख्या, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, एक आप दर्शा लोगे, समझ गए? और ऑक्सीजन के नीचे कितना दिया हुआ है? 2, तो 2 हम क्या करेंगे? दर्शा देंगे। इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है भाई, प्लस का निशान है, तो क्या करना है? H और दूसरा क्या है? O है। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे भाई? दिख रहा है? अभी क्या करना है? इसे एक साथ रख देना है। अभी दर्शाना है अणुओं की संख्या, तो इसमें कितने हैं? 2, तो इसके सामने 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हमारा हो गया एक साइड का, यानी कि इधर कौन रहता है? इधर रहता है अभिकारक। कौन रहता है? अभिकारक। अब चलते हैं भाई दूसरे साइड में, है ना? अब चलेंगे दूसरे साइड में, तो इधर कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, और इधर कौन सा है? ऑक्सीजन, है ना? इधर कौन सा है? ऑक्सीजन। तो कार्बन का कितना दिया हुआ है ना? हाइड्रोजन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितना है? 6। इसके बाद फिर है, देखिए फिर प्लस का निशान है, तो प्लस का मतलब ये फिर अलग हो गया, तो एक है हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। अभी क्या करना है? हाइड्रोजन के अणु की संख्या दर्शाइए, कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होगा? 1 होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी इसके बाद फिर प्लस का निशान है, तो फिर प्लस का मतलब एक और कोष्ठक, लेकिन वो अकेले है, तो अकेले और उसके अणुओं की संख्या हम दर्शा देंगे, कितना? 2। अभी मिलाना है, हमें पता करना है। हम जानते हैं ऐसा समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में अणुओं की संख्या समान होगी वो संतुलित होगा, और जिसमें समान नहीं होगी वो क्या होगा? कंकाली होगा। तो अभी हमें यह तय करना है कि ये संतुलित समीकरण है या फिर कंकाली है। तो देखो इधर कार्बन कितना है? 1। इधर कार्बन कितना है? 6। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 और 1 यहाँ है, 3 है। और इधर ऑक्सीजन कितना? 6, 7 और ये 2, 7, 2, 9। इधर कितना समीकरण हो गया? इधर कितना ऑक्सीजन हो गया? 9। और इधर ऑक्सीजन कितना हुआ? 3, यानी कि इधर से कितना इधर ज़्यादा है? 6। अब इधर देखो हाइड्रोजन इधर कितना है? इधर हाइड्रोजन 2 और 12, तो कितना हो गया? 14। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? केवल और केवल कितना है? 2। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में अणुओं की संख्या समान हो वो संतुलित है, अगर नहीं है तो वो क्या है? कंकाली है। तो आप क्या कहेंगे? यह समीकरण कैसा है? यह
कंकाली समीकरण है। यह कैसा समीकरण है? कंकाली समीकरण है। ठीक है, अब हम बाद में समझेंगे समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, किसी भी समीकरण को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि समीकरण को संतुलित करना हम कैसे सीखेंगे। ठीक है, उसे हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये पॉइंट याद रखना, ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में अणुओं की संख्या समान है वो संतुलित, और जिसमें समान नहीं है वो क्या है? असंतुलित। और ये समीकरण आपका कैसा है? कंकाली है। बेस्ट ऑफ लक।